नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जैनेंद्र कुमार की प्रसिद्ध कहानी एक गऊ के बारे में। जैनेंद्र कुमार का जन्म सन 1905 में हुआ। मुंशी प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी को सर्वथा नई दिशा की ओर मोड़ने का श्रेय जैनेंद्र कुमार को है। जैनेंद्र जी गांधी जी के देशव्यापी आंदोलन की ओर आकृष्ट हुए और अंततः गांधीवादी दर्शन के रंग में रंग गए। सत्य और अहिंसा जैसे सिद्धांत उनके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन गए। जैनेंद्र की कहानियों की पृष्ठभूमि भी बहुत कुछ इसी दर्शन द्वारा निर्मित हुई है। उनकी कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता है उनमें दर्शन और मनोविज्ञान का समावेश। प्रेमचंद ने कहानियों को अगर सामाजिक समस्याओं से जोड़ा तो जैनेंद्र ने कहानी को व्यक्ति की भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। व्यक्ति को केंद्र में रखकर उसकी भावनाओं, उसके जीवन की विषम परिस्थितियों से उत्पन्न व्यक्तिगत समस्याओं तथा उनके कारणों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण उनकी कहानियों की विषय वस्तु है। जैनेंद्र अपने पात्रों की छोटी छोटी सामान्य सी घटनाओं को कहानी का रूप प्रदान करते हैं। ऊपर से देखने में संवेदनशील पात्रों के जीवन की ये घटनाएं भले ही अत्यंत साधारण लगें, पर जैनेंद्र उन्हें नई दार्शनिक अर्थवत्ता प्रदान करते हैं। सरल के आवरण में गंभीर बात कहने की प्रक्रिया में जैनेंद्र ने शिल्प और शैली के अनेक नए प्रयोग किए हैं। शिल्प के विविध रूप जैनेंद्र की कहानियों में देखे जा सकते हैं, जैसे पत्रों के रूप में, आत्मकथा के रूप में, संवाद के रूप में और स्वगत कथन यानी खुद से ही बात करना इस रूप में। वार्ता, दृष्टांत, प्रतीक, कथा जैसे पुराने रूपों का जैनेंद्र ने नए ढंग से प्रयोग किया है। जैनेंद्र के नए नए प्रयोगों के कारण हिंदी कहानी विधा की शिल्पगत संभावनाओं को विस्तार मिला। कहानी के पुराने शिल्प को तोड़कर नया शिल्प देने से भी अधिक महत्व जैनेंद्र का इस बात में है कि उन्होंने कहानी को एक सहज, स्वाभाविक, पारदर्शी भाषा और भंगिमा प्रदान की। अपने पात्रों के मनोविज्ञान, उनके घरेलू बोलचाल, उनकी दैनंदिनी समस्याएं, उनके सुख दुख को वे ऐसे आयासहीन यानी बगैर किसी विशेष प्रयास के और आत्मीय ढंग से छोटे छोटे वाक्यों में गूंथकर स्पष्ट करते हैं कि पाठक कहानी का पाठक न रहकर उसका भोक्ता बन जाता है। जैनेंद्र की संपूर्ण कहानियाँ 10 भागों में संकलित हैं। अब बात करते हैं उनकी प्रस्तुत कहानी एक गऊ के बारे में। जैनेंद्र ने अपनी कहानियों में मानवीय संवेदनाओं का सूक्ष्मता के साथ अंकन किया है। वे घटना से अधिक मनोभावों को व्यक्त करने पर बल देते हैं। इसी तरह का प्रयास उनकी इस कहानी में देखने को मिलता है। इस कहानी का प्रमुख पात्र कोई मनुष्य न होकर एक गाय है, जिसका चरित्र मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ है। जैनेंद्र इस कहानी के माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं कि मानवीय भावनाओं का संसार बहुत बड़ा और व्यापक है। उसकी परिधि में मनुष्य ही नहीं, पशु भी आ सकते हैं। कहानी में हरियाणा के किसान हीरा सिंह और उसकी गाय सुंदरिया के आत्मीयता और स्नेह भावों को प्रस्तुत किया गया है। हीरा सिंह एक संपन्न किसान था, किंतु समय का फेर की उससे अभावग्रस्तता घेर लेती है। उसके लिए अपने परिवार को पालना कठिन हो जाता है। इस स्थिति का सामना करने के लिए हीरा सिंह दिल्ली आ जाता है और एक सेठ की कोठी में चौकीदारी करने लगता है। सेठ हीरा सिंह से उसे हरियाणा की एक अच्छी सी गाय लाने के लिए कहता है, तो हीरा सिंह अपनी गाय सुंदरिया को सेठ के हाथों बेच देता है। जब सेठ का गोशी गाय की देखभाल करने लगा तो सुंदरिया को ये बदलाव अच्छा नहीं लगा। सेठ के घर उसके थनों से दूध भी नहीं निकलता। सेठ को लगता है कि हीरा सिंह ने उसके साथ धोखा किया है और उसे बिना दूध की गाय दे दी। हीरा सिंह को इससे बड़ी पीड़ा होती है। वह अपनी पीड़ा उस गाय को कहता है। यहाँ जैनेंद्र ने फंतासी का सहारा लिया है। फंतासी
एक साहित्यिक विधा है जिसे अंग्रेजी में फैंटेसी कहते हैं। फैंटेसी में कल्पनाओं की प्रचुरता होती है। फैंटेसी को अर्थ करते हुए किसी विद्वान ने समझाया है कि फैंटेसी का मतलब है मनोराज्य विचरना, यानी मन के राज्य में ही विचरण करना। तो इसी फैंटेसी शैली का सहारा लेकर उस गाय और हीरा सिंह के बीच मार्मिक संवादों की संयोजना जैनेंद्र ने की है। यहाँ गाय अपनी वेदना को व्यक्त करती है कि वह तो संवेदना के स्तर पर केवल हीरा सिंह से ही जुड़ी हुई है, किसी अन्य का स्वामित्व उसे स्वीकार ही नहीं है। वह जानबूझकर दूध नहीं दे रही। सच तो यह है कि हीरा सिंह से बिछड़कर उसके थनों का दूध ही गायब हो गया है और उसका खुद का इस पर कोई जोर नहीं है। इसी संवाद में सुंदरिया हीरा सिंह से स्पष्ट कहती है कि उसे तो हीरा सिंह का स्वामित्व ही चाहिए। गाय की इस आत्मीयता से हीरा सिंह विगलित हो जाता है। वह सेठ से अपनी गाय का दंड भरकर भी उसे वापस लेने का निर्णय करता है। यह कहानी मानवीय भावात्मक रिश्तों का गहराई से अंकन करती है। कुछ इसी भावभूमि पर मुंशी प्रेमचंद ने भी दो बैलों की कथा नाम से एक कहानी का लेखन किया है। अधिकतर श्रोता और पाठक उस कहानी से परिचित हैं और हीरा और मोती की जोड़ी आज भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जाती है। कई बार दो दोस्तों को भी हम हीरा और मोती की जोड़ी का उपमा देते हैं। प्रस्तुत कहानी एक गऊ का कथाक्रम अत्यंत रोचक ढंग से विकसित हुआ है। घटनाक्रम के प्रस्तुतिकरण में कहानीकार का रचना कौशल स्पष्टतः परिलक्षित होता है। कहानीकार ने हीरा सिंह और गौ के चरित्र को पूर्ण संवेदना और सहानुभूति के साथ अभिव्यक्त किया है। सेठ जी पूंजीपति वर्ग की चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि वे पैसे से भावनाओं को खरीदना चाहते हैं। हीरा सिंह का पुत्र जवाहर सिंह रष्टपुष्ट नवयुवक है जो उस गाय को सुंदरिया को अपनी माँ की तरह मानता है। लेखक ने मनोयोग पूर्वक सुंदरिया गाय और हीरा सिंह के भावात्मक संबंधों को उजागर किया है। इस कहानी की संवाद योजना में हीरा सिंह और गौ के परिसंवाद नाटकीय प्रभावों से पूर्ण है। कहानी के प्रारंभ और मध्य में ग्रामीण महानगरीय जीवन के वातावरण को सजीव रूप से प्रस्तुत किया गया है। भाषा शैली की दृष्टि से ये एक सफल कहानी है। भाषात्मक संरचना में स्वाभाविकता और रचना शैली की व्यंजकता इस कहानी के उल्लेखनीय गुण हैं। इस कहानी की रचनात्मक सार्थकता मानव और पशु के मूक संबंधों को व्याख्यायित करने में है। मनोभावों की दृष्टि से पशु भी उतने ही समझदार, भावुक और सहनशील होते हैं या हो सकते हैं जितना कोई मनुष्य। इसी तथ्य को कहानीकार ने कौशलपूर्वक अभिव्यक्त किया है। समष्टि रूप में एक गऊ कहानी जैनेंद्र की कहानी कला का एक उत्कर्ष उदाहरण है। धन्यवाद।